हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज आवर्त सारणी की तीसरी क्लास स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। पिछली क्लास के अंदर हमने मेंडलीव के तक पहुंच चुके थे कि मेंडलीव जिसे फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं, उसी ने ही सबसे ज़्यादा प्रयास किए थे तत्वों को खोजने और सारणीबद्ध व्यवस्था देने पर। तो मैं आपको मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या बता रहा था वो आप शुरू कर देते हैं। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो मैंने आपको पहली बात तो ये बताई थी कि मेंडलीव के अंदर मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में टोटल हॉरिजेंटल लाइन यानी वर्ग जिन्हें हम कहते हैं, टोटल वर्ग कितने थे? रोमन संख्या के 1 से 8 तक वर्ग थे, जिनको मैं ऐसे लिख लेता हूं कि एक पहला वर्ग था, दूसरा वर्ग था, तीसरा वर्ग था, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां और आठवां, ये वर्ग थे मेंडलीव टेबल में। एक वर्ग अक्रिय गैसों की खोज हो जाने के बाद में जोड़ा गया, जिसे या तो हम शून्य वर्ग कह सकते हैं या फिर इधर नाइन्थ वर्ग कह सकते हैं। तो ये मैंने क्लियर कर दिया था पिछली बार कि मेंडलीव की टेबल में तो ओरिजिनल टेबल के अंदर तो 8 ही वर्ग थे, लेकिन एक वर्ग बाद में जोड़ा गया जिसे शून्य वर्ग भी कह सकते हैं या फिर नाइन्थ वर्ग कह सकते हैं। ठीक है, तो वो आपने क्लियर कर लिया था। इसी तरह से ये हॉरिजेंटल वर्ग थे, ठीक है, ऐसे वर्ग थे। हॉरिजेंटल लाइन भी बोल सकते हैं इनको। मेंडलीव ने इनको कहा था ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ठीक है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ ना कहा था उसने, ऐसे। ओके, अब ऐसे क्षैतिज पंक्तियां थी। क्षैतिज पंक्तियां टोटल कितनी थी? तो पहली पंक्ति फर्स्ट कह सकता हूं इसको, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7 पंक्तियां थी। क्षैतिज पंक्तियों को मेंडलीव ने क्या नाम दिया था? आवर्त। तो अगर आपसे पूछे मेंडलीव की आवर्त सारणी के अंदर टोटल कितनी पंक्तियां थी या आवर्त थे, तो आप बोलोगे टोटल 7 आवर्त थे, ठीक है, जिन्हें हम आवर्त नाम देते हैं। फिर आपको मैंने ये भी बताया था कि प्रत्येक वर्ग को उपवर्ग में विभक्त किया गया था मेंडलीव के द्वारा। तो ये हो गया फर्स्ट ए और ये हो गया फर्स्ट बी। ऐसे ये सेकंड, इसको भी उपवर्ग में विभक्त कर लेते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट सेकंड ए और सेकंड बी। थर्ड वर्ग को भी उपवर्ग में विभक्त किया गया था, तो ये हो गया थर्ड ए, थर्ड बी। ऐसे ये भी उपवर्ग में विभक्त किया गया था, ये हो गया फोर्थ ए, फोर्थ बी। इसको भी उपवर्ग में विभक्त कर लेते हैं, तो ये हो गया फिफ्थ ए, फिफ्थ बी। इसको सिक्स्थ को भी उपवर्ग में विभक्त किया गया था, सिक्स्थ ए, सिक्स्थ बी। सेवंथ ए और सेवंथ बी। तो आप भी इसको इसी तरह से कॉपी में ड्रॉ कर लेंगे, लेकिन मैं 8 वर्ग को, इस वर्ग को उपवर्ग में विभक्त नहीं किया था, तो मैंने भी नहीं किया। अब देखिए, ये आपके सामने पीरियोडिक टेबल का
मेंडलीव की आधुनिक पीरियोडिक टेबल को तो सब लोग जानते हैं, सबने देखी है, कैलेंडर भी आता है उसका, लेकिन मेंडलीव की आवर्तक सारणी को बहुत कम लोग जानते हैं। जबकि फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कौन है? मेंडलीव ही है। इसे फादर ऑफ क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके इस आधुनिक आवर्त सारणी जिसको भी हम जानते भी हैं, उसके अंदर भी इसी का सबसे ज्यादा रोल था। 63 एलिमेंट मेंडलीव के टाइम तक खोजे जा चुके थे और उन्हें पहली बार सारणीबद्ध व्यवस्था भी मेंडलीव के द्वारा दी गई थी। और मेंडलीव ने तत्वों को के भौतिक और रासायनिक गुणों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जमाया था। यानी मेंडलीव का जो सेंटेंस है वो मैंने आपको बता चुका था, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु द्रव्यमान यानी ए के आवर्ती फलन होते हैं। इसका ये मतलब है कि अगर तत्वों को हम बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर जमाएं तो एक निश्चित समय अंतराल बाद तत्वों के गुणों की पुनरावृत्ति होगी। जैसे देखो, अगर हम सबसे पहला हाइड्रोजन एलिमेंट है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, 1 AMU बोल सकते हैं। फिर हीलियम एक नोबल गैस है, उसको अभी मैंने यहाँ कंसीडर नहीं किया है, जमाया नहीं है। हाइड्रोजन हीलियम के बाद एलिमेंट आता है लिथियम, लिथियम के बाद एलिमेंट आता है जिसको लिखा था बेरिलियम, ये होता है 7, ये होता है 8। फिर आता है बोरॉन, कार्बन, अभी मैं ए में जमा रहा हूँ क्योंकि बी में अभी एलिमेंट नहीं है। फिर होता है 5th में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ठीक है। फिर अब देखो, लिथियम के बाद नीचे सोडियम को क्यों जमाया? क्योंकि लिथियम जैसी प्रॉपर्टी, लिथियम जैसे ही ऑक्साइड बनाता है, लिथियम जैसे ही हाइड्राइड, हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके हाइड्राइड बनाता है कौन? सोडियम भी, जिनके जनरल फॉर्मूला एक जैसे होते हैं। फिर मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी बेरिलियम के सिमिलर है, इसको मैग्नीशियम के नीचे रख दिया। एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी बोरॉन जैसी है। फिर कार्बन के जैसी प्रॉपर्टी सिलिकॉन पे मिलती है, ये परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जमा रहे हैं। फिर नाइट्रोजन जैसी प्रॉपर्टी फास्फोरस की होती है, ऑक्सीजन जैसी प्रॉपर्टी सल्फर की होती है, क्लोरीन की प्रॉपर्टी फ्लोरीन जैसी होती है। फिर उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पोटेशियम को रख दिया। फिर यहाँ भी आ गया एलिमेंट कॉपर, यहाँ कॉपर को रख दिया। अच्छा, कॉपर को रखने के पीछे क्या रीजन था? पूरा बोर्ड आ रहा है क्या? तो कॉपर को फर्स्ट ग्रुप में रखने के पीछे रीजन ये था, पोटेशियम और कॉपर की वैलेंसी एक होती है, तो वैलेंसी को ध्यान में रखते हुए इसको इसी ग्रुप में रख दिया, फर्स्ट ग्रुप में। इसी तरह से पोटेशियम के बाद रुबिडियम और यहाँ Ag। यद्यपि आधुनिक टेबल के अंदर ये ग्रुप अलग कर दिया गया है, लेकिन अभी मेंडलीव में इन्हें फर्स्ट बी में स्थान दिया गया है। उसका एक रीजन है कि इनकी बैलेंसी सिमिलर होती है। इसके बाद रुबिडियम के बाद सीजियम और सीजियम के बाद फ्रांसियम को रख दिया गया। ठीक है, यहाँ Ag के बाद Au को रखा गया, अभी इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। मैग्नीशियम के बाद इसी ग्रुप में कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम को स्थान दिया गया। यहाँ रेडियोधर्मी तत्व Ra रेडियम को रख दिया गया। बोरॉन, एल्यूमिनियम यहाँ स्थान खाली छोड़ दिया गया, क्योंकि कैल्शियम के बाद जो एटॉमिक नंबर आता है तो उस जैसा तत्व मेंडलीव के पास 63 ही तत्व थे, इतने तत्व खोजे नहीं गए थे। तो मेंडलीव को जहाँ भी लगा कि एटॉमिक वेट में डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है, तो उसके लिए उसने कहा कि इस बीच में भी एक एलिमेंट आ सकता है। जैसे बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर मेंडलीव साहब जमा रहे थे तत्वों को, तो मेंडलीव साहब को जब भी ये लगा कि भाई एटॉमिक वेट में डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है, तो उनको लगा कि बीच में कोई तत्व बाद में खोजा जाएगा तो उसे यहाँ रख देंगे।
तो उसके लिए उन्होंने जैसे यहाँ कोई एलिमेंट ऐसा मैच नहीं किया जिसका द्रव्यमान इससे जस्ट थोड़ा सा ज़्यादा हो, तो उसके लिए उन्होंने स्थान छोड़ दिया। और ये मेंडलीव की बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं हम लोग कि मेंडलीव ने अपनी सारणी में नए तत्वों के लिए जगह छोड़ी। तो नए तत्वों को प्रोत्साहन में खोज को प्रोत्साहन मिला, नए तत्वों की खोज को मेंडलीव की सारणी से ही प्रोत्साहन मिला, क्योंकि जिन जिन जगह पर मेंडलीव ने तत्वों के लिए जगह छोड़ी थी उनके गुणों की और उनके नाम की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। तो इससे ये हुआ कि जो इस टेबल को पढ़ रहे थे जो लोग, उनको लगा कि क्यों ना हमें ऐसा तत्व खोज लाएं जो यहाँ आ जाए, जिसका द्रव्यमान यहाँ पे मतलब इसको मैच करे, इस जगह को प्रॉपर्टी इसको मैच करे, तो फिर नए तत्वों की खोज हो जाएगी। तो मेंडलीव की एक बहुत अच्छी विशेषता ये है कि उसने अपनी सारणी में जैसे यहाँ भी स्थान छोड़ दिया गया, यहाँ भी स्थान छोड़ दिया गया, तो इन जगह पे मेंडलीव ने अपनी सारणी में रिक्त स्थान रखे और इनको खाली वैकेंट छोड़ दिया। फिर इसके बाद यहाँ भी स्थान छोड़ दिया गया फास्फोरस के नीचे, तो फिर एलिमेंट आर्सेनिक आएगा और यहाँ सेरेलियम आएगा और यहाँ ब्रोमीन आएगा, ठीक है। फिर यहाँ से इसमें रखा जिंक Zn CdHg को, इट्रियम और लैंथेनम को रखा। लैंथेनम का मैं बता दूंगा, लैंथेनम के बाद नेक्स्ट में इट्रियम और लैंथेनम यहाँ आएगा, Y और La, इसमें आएगा इंडेनियम और टेर्बियम, ठीक है, जर्मेनियम और कार्बन सिलिकॉन, जर्मेनियम यहाँ आएगा, जर्मेनियम और Pb यहाँ आएगा, ठीक है। यहाँ बिस्मिथ आएगा, इसके लिए भी स्थान छोड़ा था, बाद में आया था जर्मेनियम, बिस्मिथ और पहले एंटीमनी और फिर बिस्मिथ, ठीक है। ऐसे टेबल मेंडलीव की थी। अच्छा, अब मैं आपको ये बता देता हूँ, जैसे और भी तो एलिमेंट अभी जमा लेते हैं हम। फिर इसके अंदर आएगा स्कैंडियम के बाद नेक्स्ट है आपके फिफ्थ वर्ग है ना, तो वेनेडियम, नियोबियम, क्रोमियम, ठीक है। इसमें आएगा निम्बेनियम और टेक्टेनियम, यहाँ आएगा क्रोमियम, मोनेब्रिलम, टंगस्टन, और यहाँ के लिए फिर स्थान छोड़ा था, रिक्त छोड़ दिया था, Rb, Ru और OS, ठीक है। ये एलिमेंट थे और 8 ग्रुप में पूरे टोटल एलिमेंट अलग से रखे गए हैं, वो मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। तो अभी जो मेंडलीव की टेबल थी उसको हम स्टडी करें तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ निकल के आती है कि ये रिक्त स्थान क्यों छोड़े गए। तो मैंने क्यों छोड़े गए का तो रीज़न आपको बता दिया कि भाई मेंडलीव ने अपनी टेबल में इसलिए स्थान छोड़े क्योंकि इस जगह के में एटॉमिक वेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, यानी इस एलिमेंट के बाद इस एलिमेंट के वेट ज़्यादा थे। तो बढ़ते हुए परमाणु भार को आधार बना रहा है ना मेंडलीव, तो बढ़ते हुए परमाणु भार को अगर आधार बना रहा है तो यहाँ गैप ज़्यादा आया परमाणु भार में, तो उसके लिए रिक्त स्थान छोड़ दीजिए। अब हम ये भी जानते हैं कि एक ही वर्ग के तत्वों के गुण समान होते हैं, तो अब इसमें जो आएगा उसके गुण किसके जैसे होंगे, इस वर्ग जैसे होंगे। तो गुणों की भविष्यवाणी इस आधार पर मेंडलीव ने पहले ही कर दी।
और नाम की भी भविष्यवाणी की। तो नाम की क्या भविष्यवाणी मेंडलीफ साहब ने कर दी कि एक तो नाम की है कि इस जगह पर ए का एल्यूमिनियम नाम दे दिया, इस तत्व को क्या नाम दे दिया, ए का एल्यूमिनियम। तो वो किस आधार पर दे दिया कि एल्यूमिनियम के समान गुणों वाला, इस आधार पर नाम दे दिया। इस जगह पे एलिमेंट को नाम दे दिया ए का, और बाद में ये तत्व गैलियम के नाम से खोजा गया जिसकी प्रॉपर्टी वास्तव में एल्यूमिनियम के सिमिलर थी। तो कौन से तत्व के लिए रिक्त स्थान छोड़ा, एल्यूमिनियम के नीचे आने वाले तत्व की मेंडलीफ ने क्या नाम दिया, तो पहला ए का एल्यूमिनियम नाम दिया। ए का एल्यूमिनियम मेंडलीफ ने किस तत्व के लिए नाम दिया, तो गैलियम के लिए नाम दिया। ए का बोरॉन, इस जगह के तत्व को नाम दिया ए का बोरॉन, जो बाद में खोज के सामने आया स्कैंडियम। तो यहाँ दो क्वेश्चन बनते हैं कि ए का बोरॉन किस तत्व के लिए मेंडलीफ ने नाम दिया गया, तो स्कैंडियम के लिए नाम दिया गया। स्कैंडियम कौन से एक, या ए का बोरॉन सिलिकॉन को मेंडलीफ ने क्या कहा, सॉरी स्कैंडियम को मेंडलीफ साहब ने क्या नाम दिया, तो ए का बोरॉन नाम दिया। सिलिकॉन के नीचे आने वाले तत्व के लिए मेंडलीफ ने क्या नाम दिया, तो सिलिकॉन के नीचे आने वाले तत्व को ए का सिलिकॉन नाम दिया गया, ठीक है। और इस तत्व के बाद में खोज होने के बाद ये तत्व बना जर्मेनियम, ए का जर्मेनियम इसका नाम आया। तो ऐसे ये बातें आपसे ऐसे यहाँ छोड़ा था, तो इसके लिए टेक्सेनियम, सॉरी यहाँ तो मैंगनीज आएगा और यहाँ छोड़ा था तो वो आएगा टेक्सेनियम TC। तो इसका नाम क्या दिया मेंडलीफ ने, इसका नाम दिया था ए का मैंगनीज। क्यों, किसके लिए नाम दिया था ए का मैंगनीज, टेक्सेनियम के लिए नाम दिया था, ठीक बात। अब इन आवर्तों के अंदर 8 ग्रुप जो है उसके अंदर फेरस, कोबाल्ट, निकेल एक साथ में 3 को रख रहा हूँ, फिर इनके नीचे के जो ग्रुप के तत्व है वो इनके नीचे आ जाएंगे। तो यानी 8वें वर्ग में 9 तत्वों को एक साथ रखा गया, उपवर्ग में इन्हें विभक्त नहीं किया गया। क्लियर बात। तो ये मेंडलीफ के सारणी जो आपके सामने प्रस्तुत है, इस पर जो क्वेश्चन बनते हैं, अब मैं 1 बाय 1 उन क्वेश्चनों को ले लेता हूँ कि भाई मेंडलीफ की टेबल पर क्या क्या क्वेश्चन पुटअप होते हैं। एक तो इसकी विशेषताओं पर ही क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं, जैसे कितने वर्ग थे, कौन कौन से वर्ग को उपवर्ग में विभक्त किया था, कौन से वर्ग को उपवर्ग में विभक्त नहीं किया था, 8वें को नहीं किया था, 0 वर्ग और 0 वर्ग में कौन सी गैस है, कौन से तत्व रखे गए हैं, तो अक्रिय गैस या नोबल गैसों को इस 0 वर्ग या 9th वर्ग में स्थान दिया गया है, ठीक है। एक कितने तत्वों के लिए मेंडलीफ ने स्थान रिक्त रखे थे, उनके नाम क्या है और भविष्य में उनके नाम अब क्या है, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। फिर आवर्त पे क्वेश्चन बनते हैं कि भाई मेंडलीफ की सारणी में कितने आवर्त थे, तो 7 आवर्त मेंडलीफ की सारणी में रखे गए हैं। किस आवर्त को क्या नाम दिया गया था, तो वो भी अब मैं आपको बता देता हूँ कि 7 आवर्तों में कितने एलिमेंट्स हैं और उन्हें क्या नाम मेंडलीफ के द्वारा दिए गए। वो आधुनिक में भी आ जाएगी ये बात कि आधुनिक में हम तो देखो पहले आवर्त को अति लघु आवर्त का, अति लघु आवर्त नाम दिया है क्योंकि इसमें सबसे कम तत्व है। दूसरे और तीसरे आवर्त को कॉमनली नाम दिया गया है लघु आवर्त। चौथे और 5वें को सम्मिलित रूप से नाम दिया गया है दीर्घ आवर्त, ठीक है। और छठे आवर्त को नाम दिया गया है अति दीर्घ। आवर्त
ऐसे सातवें आवर्त को नाम दिया गया है अपूर्ण आवर्त। तो ये मेंडलीव की आवर्त सारणी के अंदर आवर्तों के बारे में जानकारियां थी कि 7 आवर्त है जिनके नए नए क्या नाम है। तो ये इनके नाम है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की अच्छाइयाँ क्या थी, कि अच्छाइयाँ क्या थी। मेंडलीव आवर्त सारणी की उपयोगिता। तो पहला ही तो ये थी कि भाई मेंडलीव की आवर्त सारणी से नए तत्वों की खोज को प्रोत्साहन मिला। नए तत्वों की खोज को प्रोत्साहन मिला, ये बात अच्छी थी। इसका अगर आपसे इसका पूरा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी से नए तत्वों की खोज को प्रोत्साहन कैसे मिला, तो आप इसमें वही बात बोल दोगे कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ तत्वों के लिए स्थान रिक्त रखे गए हैं तथा उनके गुणों और नाम की भविष्यवाणी पहले से ही मेंडलीव के द्वारा कर दी गई थी, जिस आधार पर जब तत्व खोजे गए तो वास्तव में उनके गुण वैसे कि वैसे पाए गए। उनको जमाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आई, उनको नाम देने में भी बिल्कुल दिक्कत नहीं आई। अगर मेंडलीव की सारणी में रिक्त स्थान नहीं होते तो हम उन तत्वों के बारे में जल्दी से जल्दी खोज नहीं कर पाते। तो नए तत्वों को प्रोत्साहन देती है मेंडलीव की आवर्त सारणी। दूसरी जो इसकी उपयोगिता थी, कुछ भाई मेंडलीव ने तत्वों को किसके आधार पर व्यवस्थित किया, मेंडलीव ने तत्वों को परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया। अब मेंडलीव के सामने ये समस्या आई कि कुछ तत्वों के गुण तो अलग वर्ग से मैच कर रहे हैं और वो अलग जगह पे रहा है। तो फिर मेंडलीव ने कहा या तो इसके परमाणु भार में गलती है या इसे इस वर्ग में आना ही नहीं चाहिए। तो क्योंकि ये इसको ज़्यादा बल दिया कि एक ही वर्ग में समान गुण वाले तत्व आने चाहिए, तो फिर उसके परमाणु भार को मेंडलीव ने चेंज कर दिया। तो कुछ तत्वों के पूर्व प्रचलित परमाणु भार गलत थे, लोगों को गलत जानकारियाँ थी। मेंडलीव की सारणी आने के बाद उनके परमाणु भार सही किए गए, जैसे बोरॉन का सही किया गया, यूरेनियम का सही किया गया। ऐसे कुछ तत्वों के परमाणु भार, तो कुछ तत्वों के पूर्व प्रचलित परमाणु भार में संशोधन किया गया, जिसमें है जैसे बोरॉन, के परमाणु भार बी सिंबल होता है इसका, बी के परमाणु भार में संशोधन भी मेंडलीव के आवर्त सारणी के आधार पर ही हुआ। एक बात और हमको जानकारी के तौर पर मिलती है कि मेंडलीव ने इस बात का ध्यान भी रखा कि वर्ग संख्या जो होती है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संदर्भ में संयोजकता को निर्धारित करती है। तो यानी तत्वों की संयोजकता पता लगाने में
सारणी उपयोगी है। ठीक है, यानी जो वर्ग संख्या होती है वही संयोजकता बन जाती है हाइड्रोजन के केस में, ऐसा सारणी से पता लगता है। तो ये मेंडलीव की सारणी की उपयोगिताएं हैं। अब आ जाते हैं मेंडलीव की सारणी के दोष, कि भाई मेंडलीव की सारणी में अभी भी क्या दोष रह गए हैं। उन्हें दोष सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारणी पर क्वेश्चन बनता ही है कि वास्तव में इस सारणी में दोष क्या है। मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष, और इसी पर क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ये 10वीं क्लास में या 9th क्लास में भी जब आपने पढ़ा होगा तो दोष से ही महत्वपूर्ण। पहली बात तो ये है मेंडलीव ने तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों को परमाणु द्रव्यमान, जिसको बोलते हैं हम ए, के साथ संबंधित किया जबकि परमाणु क्रमांक ब्रैकेट में Z तत्वों का अधिक अच्छा मौलिक गुण है। तो परमाणु भार को ना लेके अगर परमाणु क्रमांक Z को लिया जाता तो फिर वास्तव में अगर मैं कहूँ कि मेंडलीव का नियम क्या है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं, परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। उसकी जगह अगर मेंडलीव यूँ बोल देता ना कि परमाणु क्रमांक की आवर्ती, तो बहुत अच्छी बात हो जाती, क्योंकि वास्तव में हकीकत एक्सपेरिमेंटली ये सिद्ध हुआ है कि परमाणु द्रव्यमान मौलिक गुण नहीं है, बल्कि परमाणु क्रमांक मौलिक गुण है। यानी तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण इस पर निर्भर नहीं करते हैं, बल्कि परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं। तो अगर ये बात तो फिर गलत हो गई ना, तो दोष हो गया। ठीक है, अब दूसरी जो कमी है वो है हाइड्रोजन की विवाद इस्पात स्थिति, विवाद स्थिति। तो दूसरी जो कमी है वो है हाइड्रोजन की स्थिति। तो आवर्त सारणी में मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसमें हाइड्रोजन की स्थिति को स्पष्ट ही नहीं किया मेंडलीव साहब ने। मेंडलीव साहब ने हाइड्रोजन को कहाँ रखा, वर्ग 1 में हाइड्रोजन को रख दिया, और वर्ग 1 में किसके साथ रख दिया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनके साथ रख दिया। अब ये तो क्या है, मेटल है यानी धातु है, और ये क्या है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है। तो भाई ये तो बात सही नहीं है ना, हाइड्रोजन को पहले वर्ग में रख दिया। कभी यूँ कहता है कि 7वें वर्ग में आएगा, कहाँ आएगा, हाइड्रोजन 7वें वर्ग में आएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के साथ। तो इनके साथ अगर रखते हैं तो हाइड्रोजन की +1 एक संयोजकता होती है, वो सॉरी इनके साथ रखते हैं तो ये तो मेटल्स जैसे गुण शो करेगी, और हाइड्रोजन अलग है।
इनके साथ रखते हैं तो हाइड्रोजन की संयुक्ता +1 होती है और इनकी -1 होती है, तो बात मैच नहीं हो रही। तो यानी हाइड्रोजन वास्तव में हाइड्रोजन को कहाँ रखे, कुछ गुण तो इसके ये मेंडलीव के साथ इसलिए प्रॉब्लम थी क्योंकि हाइड्रोजन के कुछ गुण तो मिलते हैं फर्स्ट वर्ग के साथ और कुछ गुण मिलते हैं हैलोजन के साथ, इसलिए इनको यहाँ भी रखा जा सकता है, यहाँ भी रखा जा सकता है, स्पष्ट है बात। लेकिन मेंडलीव ने इनकी तो कमी तो मेंडलीव की कहलाएगी कि भाई कहाँ रखें, एक स्थिति एक बताओ तो सही। तो मेंडलीव ने हाइड्रोजन की स्थिति को क्लियरली स्पष्ट नहीं किया ये कहाँ आना चाहिए, तो ये कमी हो गई। तीसरी जो समस्या थी मेंडलीव की सारणी की वो थी आइसोटॉप समस्या, समस्थानिकों की स्थिति। समस्थानिकों को सारणी में उचित स्थान नहीं दिया गया, ये भी मेंडलीव साहब की कमी थी। अब समस्थानिकों की वैसे तो देखो मेंडलीव साहब की कमी नहीं, ये केवल ये मेंडलीव को कलंकित करने के लिए पॉइंट आए। अगर मैं कहूँ कि उस टाइम तक समस्थानिकों की खोज ही नहीं हुई थी तो मेंडलीव साहब इनको कहाँ स्थान देते, जब खोज ही नहीं हुई 63 एलिमेंट ही उस टाइम तक खोजे गए थे और समस्थानिक थे नहीं, तो मेंडलीव कहाँ स्थान देगा इनको, भाई नहीं देगा। लेकिन जब इनकी खोज हो चुकी थे तो ये भी तो तत्व ही हैं। जैसे अब मैं आपको बताऊं कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, ठीक है। तो इसका परमाणु भार है 12, इसका है 13 और इसका है 14। और ये तत्व जब अलग अलग मानते हैं अपने आप को कि मेंडलीव ने सारणी किस आधार पर बनाई थी बेटा, सारणी बनाई थी परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। अब ये कार्बन के 3 समस्थान तीनों पहुंच गए मेंडलीव की सारणी में स्थान लेने के लिए कि हमको स्थान दो, तो इनको कार्बन को सारणी में तो एक ही स्थान दिया गया है ना, एक स्थान दिया गया। 13 कह रहा है मुझे भी दो, 14 कह रहा है मुझे तो नाइट्रोजन की जगह रखो जहाँ नाइट्रोजन है, क्योंकि नाइट्रोजन का भार भी 14 होता है, वहाँ स्थान दो। तो ये न्याय संगत नहीं है कि एक ही तत्व को अलग अलग स्थान मिले। ये बिल्कुल न्याय संगत नहीं है कि एक ही तत्व को अलग अलग स्थान मिले, इसलिए मेंडलीव ने इनको नकार दिया कि ये तुम सब कार्बन हो, तुम्हें एक ही स्थान मिलेगा। तो फिर ये समस्थानिकों ने आवाज़ उठा दी कि हमारे परमाणु भार अलग अलग है, हमें अलग अलग स्थान मिलना चाहिए था, हमें स्थान नहीं दिया गया, इसलिए मेंडलीव की सारणी गलत, तो ये कलंक बन गया। इसी तरह से कुछ और भी कमियां हैं, मैं उनको नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करूंगा। अभी के लिए आप इतना पढ़िए और पढ़ते रहिए। आप अभी नई क्लास में आए हो तो जब तक ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटानी है तो आप लोग किताबों को पढ़ो, फिर उसके बाद मेरा लेक्चर देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा मज़ा आएगा, इंटरेस्ट आएगा, पढ़ने में तुम्हारे कसावट आएगी, इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करो।